हेलो दोस्तों, चलिए शुरू हो गया है नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 11 शुरू हो गए हैं, आप तैयार हो जाइए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट 11 के बाद 11 12 दो प्रैक्टिस सेट होंगे और उसके बाद आपका इडोटेरिया का जो होता है ना, इडोटेरिया का उसका प्रैक्टिस सेट जो है आपको अगले वीक से मंडे से कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ये वीक आपका सिर्फ आपका अरिहंत का प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, दोबारा प्रैक्टिस सेट करवा के ख़त्म हो जाएंगे। और अगले मंडे से आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चलेगा, एकदम कंटिन्यू चलेगा। 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का और भी प्रकाशन का है जो कि करवाऊंगा। तो तैयार हो जाइए। और चलिए, मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, अब नए नए जाके ज़रूर देखिएगा। मोस्ट रिसेंटली में जाइएगा, अब जैसे ही प्ले लिस्ट खोलिएगा उसमें मोस्ट रिसेंटली उस पर आ जाएगा लगातार जो नया मैं बनाया हूँ। तो आपसे जो भी होगा उसी में जाएगा। बिहार एसएससी अलग कर दिया हूँ मैं, बिहार साइंस अलग लिख दिया हूँ, बिहार रीजनिंग अलग। अब जो भी है उसमें प्लेलिस्ट में आज से नया रहेगा, अब जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी खोजने में। ओके, और जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट का पहला। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपके लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस आ गया है, एंजॉय करिएगा और मस्ती के साथ। मैं सिर्फ कहूँगा कि आप पढ़ाई ना छोड़ेंगे, कैप ना करेंगे। आप वीडियो कुछ मत देखिए, कान में रात में ईयरफोन लगा के जरूर से ज़रूर देख लेंगे। नींद आए सोते रहेंगे तो भी देख लेंगे, क्योंकि आपके कानों में जाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर ये मैनेज होंगे। जब दोबारा आप वीकली जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे उसमें फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो चलिए, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? बताइएगा, योजनाबद्ध जो है अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी व्यवस्था है। याद रखेंगे, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है एक समाजवादी व्यवस्था है। याद रखेंगे, जरूर से जरूर मेरी ट्रिक को अपनाइए, देखिए आपको सक्सेस मिलेगा, अवश्य मिलेगा, बस मुझ पर भरोसा रखें। योजना आयोग पे मैंने देखिए छोटा छोटा क्लिप मैं डालते रहूँगा, टेंशन ना लेंगे, सब आपको मैं करवाऊंगा। बस आप प्रैक्टिस सेट करें, और जो मैं छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट का, वो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और सुबह का करंट अफेयर तो जरूर देखें, चुकिएगा तो मत भूलिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो योजना आयोग का गठन अगर पूछे तो 1950 में, मतलब 1950 में हुआ था। याद रखेंगे, 1950 में हुआ था, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पे फोकस जरूर करिएगा, पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। तो कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो बताइए, पंचवर्षीय योजना क्या आपका लगता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का डेट सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का डेट सही है, कि पहली पंचवर्षीय योजना का डेट सही है? तो आप बता सकते हैं। आपके सामने 3 प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, तीसरा प्रश्न का तो जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ये जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना है तो 51 से 56 5 वर्ष का था, एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो याद रखिए, 11वीं पंचवर्षीय 7 से 12 एकदम 5 वर्ष जोड़ दिया, एकदम सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना भी 92 से 97, ये भी सही है। लेकिन 61 से 66 ये नहीं था, बीच में गैप था, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना जो है नहीं युग्म सही है, याद रखेंगे। इसका डेट अगर आप ही था, सुन लिए। चलिए, चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है, श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनी है? बताइएगा, श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं, आप बता सकते हैं? तो बताइए। तो याद रखिएगा, मिनी रत्न कंपनियां जो हैं, बताइएगा 11 हैं, संख्या में 11 हैं, याद रखेंगे। श्रेणी जो 2 है में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो 2 हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि इन श्रेणी में लगातार 3 वर्ष का मुनाफा जो होता है, या शुद्ध लाभ कहिए, कमाने वाली कंपनी होती है, को रखा जाता है। यह कंपनी अपने शुद्ध मूल्य को 50% से लेके 50% या 150 करोड़ जो 150 करोड़ जो है कम को खर्चा कर सकती है, मतलब 150 रुपये जो है कम में खर्चा कर सकती है, इसे मिनी रत्न कहते हैं। इसकी शुरुआत याद रखिएगा मिनी रत्न का 1997 का, याद रखिएगा 1997 याद रखिएगा, 1997 अक्टूबर 1997, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुन लिया, इसलिए मैंने सिर्फ पढ़ लिया। जीएनपी जो है राशन अवमूल्यन, याद रखिएगा, जीएनपी राशन। मिनी रत्न समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, दोबारा मैं समझा दूंगा विस्तृत रूप से। ठीक है, जीएनपी राशन अवमूल्यन, बताइएगा जीएनपी राशन अवमूल्यन। और हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर जो सीटेड और बीपीएससी के हैं, उनके लिए महामैराथन के रूप में कल से परसों तक का अपलोड हो जाएगा, आप वो देख सकते हैं। और इसमें बिहार एसएससी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी और बीपीएससी का पैटर्न ज़्यादा जीके जीएस में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा। जो कि खान सर का आ रहा है, बड़ा सा आएगा, याद रखेंगे। जीएनपी राशन अवमूल्यन, बताइएगा, इसमें बता सकते हैं। 5वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा, जो बीपीएससी भरे हैं वो बिहार एसएससी भी भरे होंगे।
तो पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, ANP। याद रखेंगे ANP, याद रखेंगे। ठीक है, ANP क्या है तो याद रखिएगा, GNP का अगर फुल फॉर्म पूछते तो बताइएगा हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, याद रखेंगे, याद रखिएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, याद रखेंगे। और अगर ANP का बोल दे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट। काम सभी का होता है, काम करिए लेकिन प्रैक्टिस सेट ना छोड़े। ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा बिजी हैं आप लोग, धनतेरस होना चाहिए, पारिवारिक माहौल में होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर ना करेंगे। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहते हैं, ये कहा जाता है, ये बताइएगा। छठा प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये जो है 6 का बी होगा। क्या होगा? अधिकारों का वितरण, अधिकारों का वितरण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलेंगे आगे, चलेंगे फटाफट। पॉलिटिकल का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉलिटिकल का जाइएगा और पॉलिटिकल का चलेगा, डाला हुआ है, बहुत सारा चीज़ है। पंचायती राज अनुच्छेद का आने का बाकी है, वो भी MCQ आज रात तक या कल तक अपलोड हो जाएगा, आप जब छुट्टी होगा जरूर देख लेंगे। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? कौन सा गठबंधन जो है सरकार के बारे में सही है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जो समझ में नहीं आया तो वो सुन लीजिएगा। जैसे कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का साझेदारी, या विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच का सत्ते की साझेदारी, या दो या अधिक दलों के बीच सत्ते की अधिकारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सातवां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है, दो या दो से अधिक दलों के बीच की सत्ते की साझेदारी। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ईजी प्रश्न था आप, क्योंकि बिहार में महागठबंधन चलते रहता है, गठबंधन होते रहता है। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है? बताइएगा, किस प्रकार की सरकार जो है निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ता अधिकारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। बताइएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे। बताइएगा, किस प्रकार की सरकार जो है निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ता अधिकारियों को हराने का निष्पक्ष उचित अवसर होगा। बताइएगा, आठवां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक, याद रखेंगे, लोकतांत्रिक याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नौवां प्रश्न का जवाब देंगे। नौवां प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु बताइएगा कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको, नहीं कि लोकसभा का, तो राज्यसभा का कुछ ज़्यादा ही होगा, तो कितना होगा बताइएगा। राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो बताइएगा तो 30 वर्ष होने चाहिए, और अगर लोकसभा का बनना है तो 25 ईयर्स चाहिए। ओके, चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे और देखना भी ना भूलेंगे। चलिए आगे, 11वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न में थोड़े से चेंज है। क्या है 10वां प्रश्न? कि भारत में स्वतंत्रता, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? बताइएगा, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 10वां प्रश्न का जवाब देंगे, कितनी बार हो चुका है ये बताइएगा। बता सकते हैं तो बताइए। तो याद रखिएगा, ये लग चुका है आपका, कितनी बार बताएंगे? तो याद रखिएगा 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितनी बार? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो है 352 जो होता है 352 जो है अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, याद रखेंगे। कब कब लगा था ये सुन लीजिएगा। 1962 में लगा था, याद रखेंगे। 1971 में लगा था, याद रखेंगे, और 1975 में लगा था। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? याद रखेंगे 1962 मतलब 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है, क्लियर? याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना? तो याद रखेंगे 352, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने के ज़्यादा जोर दिया। और याद रखिएगा 3 बार आपातकाल लग चुका है। ओके, चलेंगे 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। 11वां प्रश्न में जवाब क्या है कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति जो बुलाता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, राष्ट्रपति जो बुलाते हैं उनकी जो अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन करता है, कौन होता है ऐसा बताएंगे। आपके सामने 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है बुलाने का अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति द्वारा जो बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, लोकसभा के अध्यक्ष जो करते हैं, उसका अनुच्छेद कितने में है? तो 118 में, याद रखिएगा। भाग मतलब 18 के 4 में, चौथे में, 18 के जो है चौथा,
याद रखिएगा, उसमें उसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा 118 अनुच्छेद के चौथे पे ABCD जैसे होते हैं ना उसके। ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे। प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है, कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कितने समय तक, अगर मान लीजिए 6 माह की स्वीकृति हो चुकी है, ठीक है, 6 माह तक, उसके कितना दिन बढ़ा सकते हैं, कितना मतलब कर सकते हैं, 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितना साल बता सकते हैं। साल करेंगे, महीने करेंगे, कितनी बार बताइएगा। 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन के हिसाब से तो जानते हैं कि अधिकतम आप 3 वर्ष बढ़ा सकते हैं। अधिकतम जो है आप 3 वर्ष बढ़ा सकते हैं। जैसे कश्मीर में लगा है तो लगा है, लगा है तो लगा है ना। तो उसी तरह 3 वर्ष कर सकते हैं। ऐसे 6 माह तक फाइनल है, 6 माह तक आपको मुख्यमंत्री बैठा देना है राज्य में। चलिए आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक संसद में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे संसद की कार्यवाही चलती रहे। बताइएगा कितना होना चाहिए, न्यूनतम जो कितने सदस्य होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए जिससे संसद की कार्यवाही चलती रहनी चाहिए। बताइएगा। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे, 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का 10 भाग 1/10। याद रखिएगा 1/10 भाग, याद रखेंगे 1/10, याद रखेंगे 1/10 भाग, याद रखेंगे। अब पूछता है कि अगर इसमें है तो अनुच्छेद भी तो होता होगा, इसका अनुच्छेद का बारे में तो जानना जरूरी है। तो अनुच्छेद क्या हो सकता है, तो आपको याद रखिएगा अनुच्छेद अगर पूछते, ठीक है, कि इसका अनुच्छेद क्या है, 13वां प्रश्न का अनुच्छेद बताइए कितने में। तो अनुच्छेद जो है ना कितने हैं, अनुच्छेद 100 में के तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद के ग में, ठीक है, अनुच्छेद 100 के ग के तहत ये रखा जाता है कि 1/10 भाग जो है होंगे। ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद मैं करवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। चलेंगे 14वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। इस पे मैंने MCQ भी बहुत बार करवाया है, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं स्पेशली बिहार SSC के लिए नहीं करवाया हूँ, करवा दूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे। 14वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे मिट्टी के पात्र। किसके, मिट्टी के पात्र। अगर बिहार SSC आएगा तो वो भी SST वाले लोगों के लिए जो 6 to 8 और 9 to 10 होंगे, याद रखेंगे मिट्टी के पात्र में ऑप्शन नंबर 14 का डी होता है, याद रखेंगे। इसकी खोज जो है, कालीबंगा की खोज हुआ था 1953 में हुआ था, याद रखेंगे, कालीबंगा में हुआ था, याद रखेंगे। ऐसे खोजे थे BK थापर और एक BB लाल, दोनों मिलके खोजे थे, याद रखिएगा, BB लाल। चलिएगा इसे थोड़े से स्मॉल कर देता हूँ। इसमें क्या है, 15वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसमें मिलान करनी है। ठीक है, मिलान करना है, इसमें बताना है एक स्मारक है, आपका शासक है, तो बताइएगा मुगल का है, बताइएगा। तो आगरा का किला किसने बनवाया था। 15वां प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छा है। तो आगरा का जो है कौन करवाया था, तो याद रखिएगा आगरा का किला अकबर बनवाया था, याद रखिएगा। आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और पुराना किला शेरशाह ने बनवाया था। बहुत ईजी प्रश्न था, मैंने आपको टाइम दिया, आप अगर बनाए होंगे तो सही बनाए होंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही ताजमहल की बात आती है शाहजहां को तो आप क्लियर कर देते हैं कि हाँ शाहजहां बनाया होगा, और आगरा का किला जैसे ही आएगा अकबर को याद कर लेंगे। यहाँ पे तो और एक्स्ट्रा है नहीं, पुराना किला बस एक ही बचा, शेरशाह। ठीक है, अभी इन लोग का डेट अगर याद है आपको तो चलिए, अकबर का डेट पता है कितना है, 1542 से लेके 1605 तक का शासन रहा था अकबर का। ठीक है, डेट याद रखेंगे, डेट बहुत ज़्यादा जरूरी। शाहजहां का डेट आपको याद है, शाहजहां का याद रखिएगा 1627 से लेके 58 तक रहा, मतलब 58 तक रहा था, 58 याद रखेंगे। अब शेरशाह का याद रखिएगा 1540 से लेके 1545 तक रहा था, याद रखेंगे 1545 तक रहा था, 1540 से 1545 तक रहा था शेरशाह का। ठीक है, क्लियर। चलिए ये सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा सेट प्रैक्टिस है ये 11वां, याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये बताइएगा। तो अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जानते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल पूछा। ठीक है, सिर्फ जनरल गवर्नर नहीं पूछा, गवर्नर जनरल पूछा है, ध्यान रखिएगा, चुकिएगा नहीं। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल जैसे ही पूछेगा वारिंग हिस्ट्री, सिर्फ गवर्नर पूछता तो अलग हो जाता, लेकिन गवर्नर जनरल पूछा, प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारिंग हिस्ट्री। ठीक है,
चलिए, तो याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, इसका शासनकाल था 1774 याद रखेंगे से लेके 1785 तक। ठीक है, क्लियर, चलेंगे, समझ गए। ध्यान रखिएगा 1774 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग का जो है शासन। मॉडर्न हिस्ट्री का जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसमें आ जाएगा, तो जल्द हो जाएगा। रिमाइंडर का बुक आपके लिए स्पेशली बिहार एसएससी वाले के लिए ले रहा हूँ, जो कि आपको फ़ायदा होगा, स्पेशली एमसीक्यू भी होगा। चलेगा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पानीपत का द्वितीय लड़ाई, देखिए प्रथम तो जानते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, लेकिन द्वितीय पूछ रहा है मेरे दोस्त। द्वितीय जानते हैं अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हुमायूं नहीं, हेमू था और अकबर के बीच लड़ाई हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1556 में हुआ था। अगर डेट पूरा पूछे तो 5 नवंबर 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर लड़ा नहीं था, अकबर का सेनापति जो था, जो देखभाल करता था बैरम खां, वो लड़ा था। ठीक है, चलिएगा 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गदर आंदोलन जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप जानते हैं लाला हरदयाल जो थे वो लाला हरदयाल जो थे वो याद रखिएगा गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। याद रखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जो कि गदर जो हुआ था सबसे पहले 1913 में शुरू हो गया था। याद रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1913 से शुरू हो गया था, 13 में हो गया था। याद रखें। चलिए 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? बताइएगा कौन सी ऐसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? बताएंगे, 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा जो है आपको 0 डिग्री अक्षांश पे है, एकदम बीचों बीच है ना, तो वही है। याद रखिएगा भूमध्य रेखा, याद रखेंगे। इसकी लंबाई अगर पूछ दे कि विश्वतीय रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा को, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा ये जो है 40,075 है, मतलब 40,075। याद रखेंगे। तो कैसे करेगा 40075, ऐसे याद रखेंगे जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हैं, वैसे याद होना आसान होता है, ये ट्रिक है। नहीं विश्वास है तो फ़ोन नंबर जैसे किसी का याद करते हैं ना, उसी तरह करके देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को अगर मैं बीच में रोका तो समझिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो 2 ही नदी है, जिसमें से एक नदी का ऑप्शन का आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बताइए। तो वो सिर्फ नर्मदा नदी है। अभी इसमें ऑप्शन के अनुसार नर्मदा है, ऐसे ताप्ती भी है कि नहीं बताइएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, जो कि उल्टी बहती है। हम लोग कैसे कहते हैं उल्टी गंगा, उसी तरह। चलिए, पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? बताइएगा जो क्षितिज करने वाली, जो पृथ्वी के क्षितिज के समानांतर जो घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखा है क्या कहलाता है? 21 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। क्या कहेंगे? अक्षांश कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए 0 डिग्री अभी जस्ट आपने सेट प्रैक्टिस किया है। 0 डिग्री कौन है? भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखाएं तथा मकर रेखाएं मकर रेखा से होकर गुजरती है? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं मकर रेखा से गुजरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। 23 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी नागपुर। कौन है? नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है वही, याद रखेंगे। चलिए आगे बहुत सारा है ऐसे डिटेल जानने के, लेकिन एमसीक्यू करवाने में फिर लेट हो जाएगा। डॉली एक प्रतिरूप है का उदाहरण था। डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण था, किसका था? बताइएगा। डॉली जो है किसका नाम था, एक तरह से बताइए। तो याद रखिएगा एक भेड़ का नाम था डॉली। ठीक है, ये क्या था, क्या कारण था, कि मैं बात बताऊंगा। आगे चलते हैं, कहानी के रूप में है एक तरह से। चलिएगा, जेट इंजन का नाम सुने हैं कि संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
मतलब किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। आपके सामने 25 प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी रैखिकीय संवेग, बहुत सारा है, 25 क्वेश्चन और हैं और उधर से 25 साइंस का भी है। चलिए चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है। फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसमें सही बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा GUI का पूरा नाम क्या है, तो सही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सही है इसका नाम, तो सही है। क्या लगता है आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। और 1 2 दोनों सही है, ए और 2 ये नहीं सही है, याद रखेंगे। तो VDU का जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी सही है। ALU का जो है ये नहीं सही है, ठीक है, ये नहीं सही है, ये पूरा गलत है, याद रखेंगे, ठीक है। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। भारत सरकार द्वारा चलाया गया, देखिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। मिशन इंद्रधनुष 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं मिशन इंद्रधनुष किसके द्वारा चलाया गया है, ये कन्फर्म बात आप बताएंगे। चलिए बताइएगा, 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे व गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से, याद रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, कुछ चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चेक कर लूँगा। चलिए आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न का जवाब विच सेट मारे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है, बताइएगा कौन सा भारत सरकार से खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी खेल। अब खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है किससे संबंधित है, खेल से ही होगा, और किससे होगा, क्या क्वेश्चन। चलिए 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। 29वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान है और जानवर, राष्ट्रीय उद्यान पे मैंने नहीं किया है, मैंने करवा दूंगा, टेंशन ना लेंगे। सभी चीज़ का MCQ होगा, आपके एग्जाम होते होते आपका प्रिपरेशन हाई लेवल पे होगा, ये मैं वादा करता हूँ। बस आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, बस आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करें, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप सपोर्ट करें। चलिए आगे मिलाइए। अब देखिए कान्हा जो है, अब कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बता सकते हैं, कोशिश कीजिए, बताइए। तो याद रखिएगा ये कान्हा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ, ऐसे ही याद रख सकते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा आप जानते हैं गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और गिरी शेर, जैसे ही गिरी आए शेर का नाम आ जाना चाहिए, किसका, शेर का नाम आ जाना चाहिए, याद रखेंगे। तो बच गया काजीरंगा, तो गैंडा के लिए हो गया ना। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो गैंडा, याद रखेंगे, कान्हा बाघ, गिर जो है शेर। अब बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, ये बता सकते हैं। तो कान्हा की जैसी बात करेंगे MP को याद करेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान कीजिए राष्ट्रीय उद्यान का, बताइए। तो कान्हा का मैंने बताया था MP, याद रखेंगे, MP में याद रखेंगे, जो कि आपको बाघ से संबंधित है, काजीरंगा गैंडा से, और गिर जो है सिर से। तो गिर गुजरात में, क्या है, गिर जो है गुजरात में, गिर जैसे नाम आएगा गुजरात को याद करिएगा, कान्हा MP को याद करिएगा। काजीरंगा बताइए, आप बताइएगा काजीरंगा के बारे में आप बताइए। तो काजीरंगा जैसे ही बात आएगी असम को याद करेंगे, किसे, तो असम, असम, ठीक है। तो याद हो गया बहुत चीज़, तो ऑप्शन नंबर इसका B हो गया। चलिए ठीक है, बहुत इजी प्रश्न होते हैं ज्योग्राफी का, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे दोस्त। चलिएगा तीसरा प्रश्न, तीसरा नहीं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है, बताइएगा। सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है, कौन से ऐसे प्रकाश है। अगर मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट किए है ना, तो ये जरूर आया होगा, और ये जरूर पढ़े होंगे, तो जरूर आंसर आप अभी लगाएंगे, नहीं तो अभी जस्ट मैंने आज वीकली डाल चुका हूँ, आप बना सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि साइंस का जो चल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, अब होगा कि पूरा अगले सप्ताह से, अगले वीक से, या जब तक चैप्टर नहीं खत्म हो जाए, तो याद रखिएगा 15 से 20 दिन में आपका फिर प्रैक्टिस सेट होंगे, टोटल जितना पढ़ाया गया, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सभी का मिक्सअप। तो याद रखिएगा, तैयार रहिएगा। वो अगर मारना सीख गए प्रैक्टिस सेट, तो समझिए नंबर आना निश्चित। चलिए तीसवां का आंसर का जवाब दिए होंगे, कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B आत्पोदीभद, याद रखेंगे, आत्पोदीभद, इसे कहते हैं हेलियोफेटिस, ठीक है, हेलियोफेटिस, याद रखिए। चलिएगा रावत का नाम सुने थे, वाटा परमाणु षड्यंत्र का
बताइए भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। रावत जैसे ही नाम आए तो आप किसे याद करेंगे, तो अपने आप याद रखिएगा रावत राजस्थान, रावत राजस्थान याद रखेंगे। रावत राजस्थान में याद है, यह परमाणु विद्युत गृह जो है विद्युत के लिए जो बनाया गया था, याद रखेंगे। अच्छा, ये किसकी मदद से बना था, याद रखिएगा कनाडा की मदद से बना था। किसकी मदद से, कनाडा की मदद से बना था। कब बना था, तो 1965 में, याद रखेंगे 1965 में। कितने मेगावाट का था, तो याद रखिए 1240 मेगावाट का था। इससे बड़ा डिटेल क्या था, इस पर एमसीक्यू भी होगा, टेंशन ना लगे। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया, बताइएगा काल मापी का आविष्कार किया है, बताइएगा निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया है, बताइएगा। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो 32वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जॉन हैरिसन, याद रखेंगे जॉन हैरिसन, चलेंगे जॉन हैरिसन, याद रखिएगा जॉन हैरिसन, चलेगा जॉन हैरिसन। अब याद रखिएगा ये काल मापी जो है इसका नाम क्या है, जो नाम है इसका दूसरा नाम है क्रोनोमीटर, इसका दूसरा नाम है, अंग्रेजी नाम है क्रोनोमीटर। काल मापी का आविष्कार किसने किया, जॉन हैरिसन ने, और इसका दूसरा जो अंग्रेजी नाम है क्रोनोमीटर, याद रखिएगा काल मापी क्रोनोमीटर, ठीक है, सुन लिए। चलिएगा, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी से मैंने क्वेश्चन बना चुका हूँ और मैं फिर महा वीडियो लाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। रग्बी फुटबॉल से कितने खिलाड़ी जो हैं खेलते हैं, बताइएगा रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, टेंशन ना लेंगे। तो बताइए रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 15। मैं जो एमसीक्यू करवाता हूँ उसी के एनालिसिस के तहत से मैं वीडियो करंट हो, स्टैटिक्स हो या आपका जो भी है छोटा छोटा क्लिप देता हूँ, वो जरूर इसी के तहत देता हूँ कि आपको एनालिसिस करके ही देता हूँ, तो आप जरूर पढ़ेंगे, चुकेंगे नहीं। 10 मिनट का वीडियो कौन सा देखने में जाता है, 10 से 15 18। चलिए, ऑल सोल्स डे एक क्या है, त्यौहार है, कौन से धर्म के लिए यह पर्व है, ऑल सोल्स डे, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो आपको पता है ईसाई धर्म, जैसे ही ये नाम आएगा ऑल सोल्स अंग्रेजी नाम है, ईसाई धर्म, बौद्ध और जैन नहीं है, इस्लाम नहीं है। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, ये बताना है। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो डी, किसका, डी इसका आंसर है। ये जो है आसियाना जो है ये संयुक्त राष्ट्र के संबंधित नहीं है, आसियाना ILO है, WHO है, सुरक्षा परिषद है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या देखिएगा इसका डिटेल अगर पूछ दे स्थापना, आसियाना का अगर स्थापना पूछ दे तो क्या बोलेगा, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, तो 8 अगस्त 1967 को, याद रखिएगा। इसके संख्या 10 जो सदस्य हैं 10 हैं, याद रखेंगे, वर्तमान में याद रखिएगा। चलिए, ज़्यादा डिटेल बकवास हो जाएगा। 36 प्रश्न, अमरिंदर सिंह की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी, बताइएगा पीपल महाराजा किसने लिखे हैं। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी, सुखवंत सिंह। कौन लिखे, सुखवंत सिंह, याद रखिएगा। कब हुआ था इसका प्रकाशन, 2017 में, याद रखेंगे 2017 में। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है, लोकप्रियता के कारण पेरियार जो है केरल का ब्रांड एम्बेसडर कहिए मतलब पेरियार एक वन राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखिएगा, जो कि केरल में, याद रखेंगे। पेरियार कहा जाता है, ये क्वेश्चन अलग है, किसको लोकप्रियता के कारण इन्हें पेरियार कहा जाता है, आप बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे, आपके सामने ये ऑप्शन का जवाब दीजिए। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत टाइम दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप मौके का फ़ायदा उठाएं, तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। जैसे ही साउथ इंडिया का कुछ नाम आए उन्हें याद रखिए, इसमें साउथ इंडिया शब्द थे, तो याद रखिए नायकर, रामास्वामी नायकर थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए, 38वां प्रश्न, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, मेक इंडिया का मैंने बना चुका हूँ, तो जरूर पढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब योजना पे। तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा। डेट मैंने पक्का एक करवाया है, अगर आप चुक गए हैं तो मैं नहीं कर सकता। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई है, बताइएगा। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो 38वां प्रश्न का याद रखिएगा, जवाब अगर रखना है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर 2014 को, याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया बनाया गया था, मतलब स्थापना हुई थी मेक इन इंडिया केमा, तो याद रखिएगा
मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। चलिएगा 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है बताइएगा। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में है। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे बताइएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई है? कुल कितनी संख्या निश्चित की गई है बताइएगा। तो याद रखिएगा 389, कितने? 389 याद रखेंगे 389 की गई है। लेकिन वर्तमान में अभी अगर देखा जाए ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व के अनुसार तो याद रखिएगा 292 है, जिसमें 4 आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आते हैं और 93 जो आपके आते हैं वो आते हैं रियासत से। कहाँ से? रियासत जो होते हैं, रियासत बड़े बड़े लोग उसके प्रतिनिधित्व होते हैं। याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बांट दिया गया है, मतलब 389 जोड़ के बता दिया गया कि कैसे कैसे बांटा गया। ठीक है, ना समझ में आए तो फिर से कहिएगा, जो कि छोटा क्लिप दूंगा उसमें समझ में आ जाएगा। बिहार में बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है। बिहार में नुहानी वंश, अगर आप मेरा बिहार का प्राचीन का जो मैं बिहार जी के 12 बजे चला रहा हूँ, अगर देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था बताइएगा। नुहानी, याद रखेंगे नुहानी वंश का उदय बताइएगा निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था। 41 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। 42 का आंसर का जवाब देंगे। 42 में शेरशाह सूरी ने पटना को कब अपना राजधानी बनाया था बताएंगे। पटना को अपना राजधानी कब बनाया था बताइएगा। शेरशाह सूरी ने पटना को कब अपनी राजधानी बनवाया था बताइएगा। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो बताइएगा 42 का, याद रखिएगा 1558, याद रखिएगा 1558, याद रखेंगे 1558, याद रखेंगे। और ये सब मैंने नहीं करवाया तो अंग्रेज पे मैंने लाने वाला हूँ। कल तो वीडियो जो क्लिप लाऊंगा वो रहेगा किस पे? जो कि स्वराज पार्टी पे। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा देश क्षेत्र जो है, कौन सा देश का जो क्षेत्र है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था बताइएगा। कौन सा देश मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में? तो आप जानते हैं अंग्रेजी शासन के लिए आप जानते हैं कौन था, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ब्रांड एम्बेसडर था, मतलब अफीम उगाने में। बंगाल बिहार सब एक ही था उस समय ना। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या है? इस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो भी करंट में। बताइएगा बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं बताइए। 44 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना, चाय और जौ। ये सब जो है प्रमुख खाद्य हम लोग का है, खाने में मजा लेते हैं, चाय तो ज़्यादा, याद रखेंगे। 45वां प्रश्न, बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया बताइएगा। बताइएगा बिहार के लिए पृथक विधानसभा का गठन कब किया गया बताइएगा। 45 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1997, याद रखिएगा 1997, याद रखिएगा 1997 में, याद करिएगा 1997 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब मैंने करवा चुका हूँ, धीरे धीरे मैं करवा रहा हूँ, बस आप 12 बजे अपडेट रहेंगे और जरूर से जरूर देखेंगे। 10 मिनट 10 से 15 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं किया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज नहीं दीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे आज जैन और बौद्ध का मैंने क्लियर करवा दिया, अब दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर एक बार पढ़ लिए तो। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इफ़को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया बताइएगा। ये स्टैटिक जीके में आएगा, बताइएगा। जो केंद्र का जो सरकार है, केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्री जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं, उन्होंने इन्फो नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया है ये बताइएगा। कौन से राज्य में बताइएगा, कौन से शहर में बताइएगा, आपकी इच्छा पे है, दोनों दिया हुआ है।
तो बताइएगा 46 का आंसर का जवाब देंगे आप। तो याद रखिएगा, आप जानते हैं जयपुर राजस्थान में, याद रखेंगे जयपुर राजस्थान में करवाए थे, याद रखेंगे 46 का आंसर का जवाब देंगे। 47 का आंसर का जवाब देंगे। 47 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा, जो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो थे, जो हैं भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? बताइएगा 47 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। जल्दी में टाइम भी होते जा रहा है, ओवर होता जा रहा है। चौथा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डेस्टिलिक 2023 का पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत और के बीच आयोजित हुआ। उत्तराखंड में जो है भारत और किसके बीच ऐसा आयोजित हुआ? पिथौरागढ़ में। याद रखिएगा 2023 में कौन सा अभ्यास? चौथा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डेस्टिलिक। याद बताइएगा, 4 ऑप्शन है, किसके साथ हुआ था? 48 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान, याद रखेंगे उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। 49 का आंसर का जवाब देंगे। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विजेता का नाम बताइए। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का विजेता का नाम बताएंगे। आपके सामने 49 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा 49 का आंसर का जवाब जैसे ही मैं बोलूँ तो आप जरूर से जरूर ध्यान देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नंदिनी गुप्ता, याद रखेंगे नंदिनी गुप्ता, याद रखेंगे। चलेंगे 50वां क्वेश्चन है और ये जीके का अंतिम क्वेश्चन है और फिर साइंस का 25 क्वेश्चन चलेगा। किस देश ने अगस्त 2023 में पुरुषों की एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? बताइएगा कौन ऐसा देश है जो अगस्त 2023 में पुरुषों एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? आप जानते हैं, मैच से संबंधित सारी चीज़ जानते हैं, भारत अपना जीता है। याद रखिएगा भारत जीत गया है। चलिएगा आज ये हो गया जीके का। चलिए 25 क्वेश्चन साइंस का भी करवा दूंगा। लेट होंगे थोड़े, वेट कर लीजिएगा, हो सकते हैं क्योंकि धनतेरस है, थोड़े लोग सभी लोग बिजी हैं तो और नेट की थोड़ी सी इशू है तो अपलोड होने में थोड़ी वक्त लगेंगे, लेकिन आज रात हो जाएंगे, तैयार रहिएगा। निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बताएंगे, आप स्पीड कर लेंगे वीडियो को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आप जवाब देंगे किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। इसे रिपीट बहुत बार हो रहा है, मतलब बहुत बार आने की चांस है, ठीक है। याद रखेंगे किसे कहेंगे? तो लाइसोसोम को कहेंगे। याद रखेंगे आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। आगे की ओर प्रश्न क्या बनता है कि किस तत्व का उपयोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है? बताइएगा उपयोग किया जाता है कौन से चीज़ को, किस तत्व का उपयोग हम लोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है? बताइएगा, आपके सामने 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर ए सल्फर। सल्फर को ए से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। याद रखेंगे इसे रबर बैंड जो है ना, रबर बैंड, वल्कनी को रबर बैंड कहते हैं, याद रखिएगा, मतलब बुला सकते हैं, ठीक है। 53 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किससे में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप जानते हैं जिसमें खट्टापन होगा वही विटामिन सी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा नींबू जो है आपका विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे। इससे रासायनिक नाम अगर विटामिन सी का पूछिए तो बताइएगा अस्कॉर्बिक एसिड, क्या बताइएगा? अस्कॉर्बिक एसिड, याद रखेंगे। और याद रखेंगे नींबू हो गए, संतरा हो गए, नारंगी हो गए, टमाटर हो गए, मिर्च हो गए, अंकुरित अनाज हो गए, सब जो हैं विटामिन सी का स्रोत है, याद रखेंगे। सिर्फ नींबू ही नहीं, इसमें आपका टमाटर, नारंगी जो है, संतरा सब आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछते तो नींबू को याद रखेंगे। यहाँ तक कि आंवला भी आ जाएगा। 54 का आंसर का जवाब देंगे, 1 मिनट। 54 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जीव है? बताइएगा कौन सा जो है शीत रक्त वाला जीव है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सांप। सांप जो है शीत रक्त वाला जीव है, याद रखेंगे। ये सरीसृप है, मतलब रेप्टियल है, मतलब रिंग के चलने वाले को कहते हैं, याद रखेंगे। इसकी प्रजातियाँ जो है सांप की, याद रखिएगा 2500 से 3000 प्रजातियाँ पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है।
बस इतना कंटेंट मैं देता जाऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि ग्रंथि का रिसाव करती है? वृद्धि ग्रंथि का रिसाव करती है, ये बताइएगा। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर की वृद्धि का रिसाव करती है? ग्रंथि का नाम बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ग्रंथि को ग्लैंड कहते हैं और पीयूष को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा। इतना ही आज के लिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका जवाब देंगे। तो इसके जवाब देने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, समान होंगे। कितने होंगे? समान होंगे। चलेंगे। चलिए 57 का क्वेश्चन का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? बताएंगे कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है। 57 का आंसर का जवाब देंगे। 57 का आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान मतलब मास। क्या होता है? द्रव्यमान मतलब मास। याद रखिएगा द्रव्यमान की मात्रा जड़त्व की माप है। याद रखेंगे बाह्य के अभाव से जो होता है, बाह्य के अभाव से किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। समझ में आ गया? उसी को जड़त्व कहते हैं। चलिए 58 का आंसर का जवाब देंगे। अगर अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए और मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। बिहार एसएससी निकालने का गारंटी मैं देता हूँ। मैं जो दे रहा हूँ बस वो कंटेंट को रिपीट करेंगे, देखेंगे और वीकली इसी चीज़ को दोबारा देखेंगे। क्योंकि वीकली अगर मैं जो दे रहा हूँ वो अगर रिपीट करते हैं, चाहे कोई भी वीडियो हो, आप उसे ज़रूर देखेंगे। मेरी आवाज़ अगर पसंद ना आए तो म्यूट करके देखेंगे, लेकिन ज़रूर देखेंगे। क्योंकि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही बिहार एसएससी को काट छाट के रिजल्ट दे सकते हैं आप। समझ गए? तो चलिए, ये खाली स्थान है। यंत्र कंपन करती हुई तारे के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बताएंगे तारों का इस्तेमाल होता है। आपके सामने 58 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनोमोमीटर। क्या है? इसका आंसर का जवाब देंगे सोनोमोमीटर। याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का आंसर का जवाब देता है कि निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। स्पष्ट प्रश्न देखिएगा, नहीं किया जाता है। नहीं पे फोकस नहीं करिएगा तो रिजल्ट में गड़बड़ी होगा, ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी, स्याही कलम। याद रखेंगे स्याही कलम का उपयोग हमको सिलिकॉन में नहीं करते। याद रखेंगे। चलिए 60 का आंसर क्या बताइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ी की तरह किया जाता है? तो याद रखिए बोरॉन। याद रखेंगे बोरॉन। याद रखेंगे। चलिए 61 का आंसर का जवाब देंगे। 61 का निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो याद रखिएगा सिर्फ केवल 2 कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वायु प्रदूषक है। याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। चलिए 62 का आंसर का जवाब देंगे। 62 में है फूलों में लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइएगा कौन सा क्रम जो है सही है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, परागण, निषेचन, भ्रूण, बीज, ये तीनों सही है। याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। 63 का आंसर का जवाब देंगे। इसे स्मॉल करके बताइएगा। 63 का आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए सूची 2 में है तत्व में और वर्ग संख्या में। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर जो है गलत होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन दिया आंसर दिया ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 का आंसर का जवाब देंगे। 64 का आंसर का जवाब देंगे। कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर क्या है? तो बताइएगा। याद रखिएगा क्या होगा? CH2। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 65 का आंसर का जवाब देंगे। 65 में घटपर्णी पीचर प्लांट में कीटों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का रूपांतरण होता है? बताएंगे किस भाग का रूपांतरण होता है। याद रखेंगे 65 का ऑप्शन नंबर बी, पत्ती का। याद रखेंगे पत्ती का। याद रखेंगे
चलिए 66 का आंसर का जवाब देंगे ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। जरा फटाफट जवाब देंगे, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है बताइएगा। तो देखिएगा जो है अन्योन्या प्रेरणन याद रखिएगा, प्रेरणन याद रखेंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे समुद्र रोग, ठीक है। जहाज की गति का प्रभाव किस अंग पर होता है बताइएगा, गति का प्रभाव जो है किस अंग पर होता है। 67 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए भीतर के कान का पर याद रखेंगे, भीतर के कान पर। 68 का आंसर का जवाब देंगे फाग लोकगीत जो है किस राज्य से संबंधित है। तो बताइएगा फाग जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आप बता सकते हैं 68 का ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे 69 का आंसर का जवाब देंगे संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है बताइएगा, किसमें अवशोषित कर लेता है ये बताइएगा। संक्रमण आयन जो है किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है बताइएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए दृश्य क्षेत्र में याद रखेंगे, दृश्य क्षेत्र में याद रखेंगे। 70 का आंसर का जवाब देंगे, 70 का आंसर का है निम्न विषय एक कौन सा भौतिक प्राकृतिक संसाधन है। तो याद रखिए ये सभी हैं मानव शरीर में। चलिए 71 का आंसर का जवाब देंगे मानव शरीर में रुधिर का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। रुधिर को अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए एस्कीमिया याद रखेंगे, एस्कीमिया याद रखेंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं क्योंकि पढ़ाकों का आवाज़ और कल तो और होंगे। तो कल महामैराथन चलेंगे, मिक्स जो वीकली हैं वो चलेंगे और दिन में ही हो जाएगा, रात में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आपका प्रैक्टिस सेट दीपावली दशहरा जो भी है कोई भी टाइम नहीं छूटेगा, आपका प्रैक्टिस सेट अपडेट हमेशा रहेगा, तैयार रहेगा, छोड़िएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।